तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, एनर्जी जो हमारे घर पर आती है ना, वो कई सारे मटेरियल से बनती है। जैसे कि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में लगभग 70% जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो वो यहाँ पर कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। जी हाँ, कोयले के पावर प्लांट यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। जैसे कि यहाँ पर ओबरा में हैं, रोज़ा में हैं और कई सारे दुनिया के मतलब कि इंडिया के कई सारे हिस्सों में यहाँ पर आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। और आपने जब भी कभी भी जो है ना रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपने यहाँ पर ओपन वाली जो है ना मालगाड़ी देखी होगी कि जिसकी छत नहीं होती है। तो उस वाली मालगाड़ी में सबसे ज़्यादा कोयला ही सप्लाई किया जाता है। तो देश भर में देखा जाए तो कोयले की यहाँ पर जो पावर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा है। और हमारे घर में जो ऊर्जा आती है वो भी कोयले से बनी हुई ऊर्जा आती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो है ना नाम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ऊर्जा जो आती है वो कोयले से आती है। लेकिन ऐसा दूसरे देशों के साथ नहीं है। बहुत सारे देश यहाँ पर ऑयल से ऊर्जा बनाते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट के जो देश होते हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, तो वहाँ पर ऑयल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर कोयला तो होता नहीं है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें निकलती है वो ऑयल निकलता है। तो ऑयल से यहाँ पर जो है पावर जनरेशन किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में और एक होता है उसका बिजली बनाने में। तो बिजली बनाने में तो किसी भी देश को कोई समस्या नहीं है। ईरान भी यहाँ पर बिजली बनाता है। बूशहर प्लांट है, वहाँ पर उनका न्यूक्लियर पावर जनरेशन किया जाता है। और नातांस एक साइट है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन किया जाता है। तो बिजली बनाने से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि उससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। लिटिल बॉय और एक कौन सा था दूसरा, चलो छोड़ो, फैट मैन। तो ये 2 बम जो थे वो गिराए थे। और इससे पता चला कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी से जो है ना पावर ही नहीं बनाई जा सकती बल्कि बम भी बनाए जा सकते हैं और दुनिया के सबसे ख़तरनाक बम बनाए जा सकते हैं। तो ये बात थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर जनरेशन की जाती है उसमें यहाँ पर कई सारे देश आगे आए हैं। जिसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, जो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो लगभग फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा जो है ना अपने देश की ज़रूरत किसी एनर्जी से पूरी करता है। तो वो है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अपनी ज़रूरतों का लगभग 70% के आसपास यहाँ पर फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर पावर से ही जो है ना अपने देश को रोशन करता है। उनके पास सबसे ज़्यादा जो पावर जो है जनरेट की जाती है न्यूक्लियर से ही की जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ना वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। भाई सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जाती है फ्रांस में की जाती है, तो भाई उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी तो निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये बात पता चली है कि फ्रांस ने हज़ारों लाखों टन समझ लीजिए लगभग ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट समंदर में बहा दिए। अब फ्रांस ने इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो यहाँ पर शुरुआत की थी 2-3 महीने पहले। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना 3,355 जो बैरल्स है जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट भरा जाता है वो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन से निकाले हैं। और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी भी 20,000 बैरल के जो आसपास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का जो वेस्ट है वो वहाँ पर मौजूद हो सकता है। जिससे यहाँ पर क्या होगा, एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हमारे सामने आ सकता है। जो भाई दुनिया वाले जो है ना, ये जो ख़ास तौर से जो वेस्टर्न देश है दुनिया को कहते हैं कि भाई ये मत करो, प्लास्टिक मत करो और जो है ना नेट ज़ीरो पर जाओ और जो है ना ज़्यादा धुआं मत करो, कोयले के जो पावर प्लांट है उसको बंद कर दो। दुनिया को बारे में ये जो है ना ये लेक्चर बहुत देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद ने ही पूरी दुनिया में एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर यहाँ पर शुरुआत कर दी है। जिससे यहाँ पर पूरी दुनिया में जो है ना कंटेमिनेशन हो सकती है और इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इंसानों के ऊपर पड़ सकता है। भाई अभी तो यहाँ पर 3,355 ही एक बैरल जो है ना वो खोजे गए हैं। 20,000 के आसपास अभी भी मौजूद है अटलांटिक ओशन में। जिससे पूरा जो मरीन लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है और इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हमारे सामने आ सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत है जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर फ्रांस ने जो किया सही किया या फिर फ्रांस को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और साथ ही दुनिया को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन ये जो है ना लगभग 34 देश इसके पार्ट है। ज़्यादातर यहाँ पर यूरोपियन देश इसके पार्ट है। इसमें यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड काम किया जाता है और साथ ही जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उसको डिस्पोज करने का भी काम किया जाता है। तो लगभग 1946 से लेकर 1990 तक इन 45 सालों के दरमियान यहाँ पर जो इन
ये जो एनर्जी एसोसिएशन है, न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन, उन्होंने यहाँ पर कई सारे देशों के साथ मिलकर 34 सारे देशों के साथ मिलकर उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक तरीका अपनाया था। और वो था यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको बैरल्स में, जो बैरल्स होते हैं लोहे के बना लो या लकड़ी के बना लो, तो वो जो बैरल्स है उसमें भरकर समंदर में फेंकना, ताकि यहाँ पर जो लैंड पर रहने वाले जो लोग हैं, जीव जंतु, उनको यहाँ पर नुकसान ना हो। तो उन्होंने तो यहाँ पर सोचा था कि भाई ठीक है, इस तरह से जो है ना हम सेफ़ रहेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि भाई ये जो बैरल्स हैं वो हमेशा से उनको होल्ड करने वाले नहीं है, ये समय के साथ साथ गल जाएंगे। टाइटैनिक का आपने उदाहरण देखा होगा, टाइटैनिक जहाज़ 1913 में यहाँ पर डूब गया था। तो 1913 में डूबने के बाद अब उसकी हालत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पर वो पूरी तरह से गलना शुरू हो चुका है। मतलब कि कुछ सालों में यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा वो। तो ऐसे ही हाल यहाँ पर इन न्यूक्लियर बैरल्स का भी है भाई, जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भरा हुआ है। अगर यहाँ पर ये जो बैरल्स है वो फट गए तो सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जो वेस्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी निकालने के बाद जो निकलता है, वो जो है पूरे पूरे समंदर में फैल जाएगा। और फूड चेन के हिसाब से जो भी भाई मरीन एनिमल जो खाएगा, भाई मछली खाएंगी, उनको मछली उनमें सांस लेगी, ऑक्सीजन लेगी, तो उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल उनके शरीर में पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर यहाँ पर वही मछली पकड़कर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में पहुँच जाएगा। तो पूरा जो इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उन्होंने तो सोचा था कि भाई ठीक है, इससे जो है ना जो जीव जंतु है ज़मीन पर रहने वाले उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर उन्होंने डिस्पोज़ किया उससे यहाँ पर जो है ना इनडायरेक्टली हमें तो नुकसान पहुँचने वाला है ना। तो यहाँ पर एक तरह से एक डिज़ास्टर उन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। और फ्रांस ने रिसेंटली यहाँ पर 2-3 महीने अपनी टीम भेजी थी कि भाई ठीक है, इन बैरल को यहाँ पर निकाल के लेकर आया। तो 3,355 तो बैरल्स यहाँ पर अभी तक खोजे गए हैं, लेकिन यहाँ पर एस्टीमेट बताया जाता है कि 2 लाख बैरल्स यहाँ पर अटलांटिक ओशन में अभी भी मौजूद है, जिसको यहाँ पर डिस्पोज किया गया था NEA के ज़रिए। तो सबसे पहले तो नुकसान हो गया मरीन लाइफ का, मरीन इकोसिस्टम का यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल मरीन लाइफ कंज्यूम करेगी तो इससे यहाँ पर उनके शरीर में भी पहुँच जाएगा ना, और उससे जो एक्सपोज़र होगा तो उनके म्यूटेशन में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फूड चेन में भी आते हैं मरीन लाइफ जो है ना, जैसे कि मछलियाँ वगैरह होती है वो तो हम यहाँ पर खाते हैं, तो इससे यहाँ पर दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर भी यहाँ पर असर पड़ने वाला है। छोटी मछलियाँ खाएंगी, छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ खा जाती है, और फिर उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है। तो भाई इससे पूरा इकोसिस्टम चलता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल खा लेंगे ऐसे जीव जंतु तो पूरी मरीन लाइफ को यहाँ पर नुकसान पहुँच जाएगा ना। तो पूरा मरीन लाइफ इकोसिस्टम यहाँ पर तबाह हो जाएगा। फिर दूसरा मसला ये है कि इसको हम यहाँ पर इंसान भी खाते हैं, जैसे कि मछली खाते हैं, केकड़ा खाते हैं, और दूसरे तरह के ऑक्टोपस, सी फूड, ये सब खाते हैं। तो उसके ज़रिए कंटेमिनेटेड जो जीव जंतु होंगे उसके ज़रिए हमारे अंदर भी आ जाएंगे। तो हमारे अंदर भी लॉन्ग टर्म में जो एक्सपोज़र है वो यहाँ पर कैंसर वगैरह ये सब कर सकता है। और फिर यहाँ पर जो है ना, जो पहले हम सोचते थे कि ये मरीन लाइफ के लिए डिज़ास्टर है, फिर यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए डिज़ास्टर बन जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर है इस कंटेमिनेटेड न्यूक्लियर वेस्ट के ज़रिए। और इसके अलावा यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, जब भी यहाँ पर ऑयल स्पिल होता है तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर रहता है, तो उसको हम यहाँ पर आसानी से पानी से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में घुल जाएगा तो हम उसको इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। और हम बात करें समंदर के बारे में, ओशन इतना ज़्यादा होता है भाई, इतना बड़ा होता है कि भाई किसी के लिए यहाँ पर उसको पार कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको साफ़ करेंगे भाई, इम्पॉसिबल है ये तो भाई उसको यहाँ पर क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, समझ लीजिए इम्पॉसिबल ही है। तो वो जो है ना पॉल्यूशन हर जगह फैल जाएगा, और उससे यहाँ पर क्या होगा, हर जगह आपको कंटेमिनेशन देखने को मिलेगी भाई। उसके भाप बन के उड़ेगी, बादल बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो बरसात भी करेंगे। तो वो बरसात जो होगी वो भी रेडियो एक्टिव बरसात ही होगी। और इससे यहाँ पर फिशरीज़ इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी भाई। अभी जो हम यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है, तभी तो हमारे टेबल पर मछलियाँ आ पा रही है। लेकिन जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल सब जगह फैल जाएगा तो भाई मौतें भी बहुत ज़्यादा होंगी, और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, मछलियों की संख्या गिर जाएगी, और हमारा जो फूड चेन में जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फिशेज़, वो यहाँ पर शायद हो सकता है गायब हो जाए। तो भाई देखा जाए तो ये इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला है, और इससे यहाँ पर इंसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके पूरा जिम्मेदार है
NEA, फ्रांस, यूरोपियन देश हैं, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी निकाली और उसके बचा हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको समंदर में फेंक दिया और पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर अब मुसीबत बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हाँ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी और दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से इन वेस्टर्न देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के नाम पर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।